गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू अभी स्टडी क्लासेज। अभी स्टडी क्लासेज में आप सभी का स्वागत है। आज मैं लेकर आया हूँ बैंकिंग एंड फाइनेंशियल अवेयरनेस जून मंथ का। हमारा अगस्त और जुलाई हो गया है, जून मंथ का है। मेंस प्रिपरेशन की ओर हम बढ़ रहे हैं आगे। ठीक है, अगर वीडियो लाइक करें तो प्लीज़ डू लाइक, डू शेयर एंड डू सब्सक्राइब। डोंट फॉरगेट टू डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। ठीक है, लेट्स स्टार्ट। नंबर 1, विच इंटरनेशनल बॉडी रिवाइज्ड ग्लोबल पॉवर्टी लाइन। ठीक है, जो इंटरनेशनल ग्लोबल पॉवर्टी लाइन है उसका रिवाइज हुआ है, और किसने किया है? WHO, वर्ल्ड बैंक, एशियन बैंक, एशियान या ब्रिक्स? तो वर्ल्ड बैंक ने किया है रिवाइज। ठीक है, कैसे रिवाइज किया है उसका डिटेल देखते हैं। द वर्ल्ड बैंक रिवाइज द ग्लोबल पॉवर्टी लाइन फ्रॉम $2.15 पर डे PPP। PPP क्या है? परचेजिंग पावर पैरिटी। ठीक है, जो कॉमन मैन है उनका परचेजिंग पावर पैरिटी है, उसके हिसाब से $2.15 से रिवाइज करके कितना करके दिया है? $3 पर डे। ठीक है, पर डे के हिसाब से $3 बेस्ड ऑन अपडेटेड प्राइस डाटा एंड सर्वे मेथड्स। पहले कितना चल रहा था? PPP 2017, अभी PPP 2021 के हिसाब से चेंज किया है। ठीक है, क्या क्या चेंजिंग है इसमें? वाइल द चेंज लेड टू ग्लोबल इंक्रीज इन द काउंट ऑफ एक्सट्रीम पॉवर्टी बाय 125 मिलियन। ठीक है, इसमें क्या हो गया? अभी 125 मिलियन पीपल अभी भी एक्सट्रीम पॉवर्टी में हैं। जब ये डाटा चेंज हुआ ना 2.15 पर डे से 3, तो और ये थोड़ा बढ़ा है, क्योंकि $3 पर डे जो खर्च करने वाले लोग हैं वो कम हैं, इसलिए 2.15 में थोड़ा कम थे लोग, उतना लोग कर लेते थे खर्च, बट $3 और बढ़ गया है। ठीक है, इन 2022-23 इंडियाज पॉवर्टी अंडर द न्यू $3 लाइन स्टूड 5.25%, while under the older 2.15 line it dropped further to 2.35%। ठीक है, पहले इंडिया का पॉवर्टी कितना था? 2.35 था, जब $2.15 पर डे खर्च करने थे, लेकिन जब $3 हो गया तो 5.25% बढ़ गया है, थोड़ा सा बढ़ गया है। ठीक है, A poverty line defines the minimum daily spending needed for basic needs like food, clothing and shelter। है ना, जो एक आदमी है उसका मिनिमम डेली नीड्स खर्च करने की कितनी पावर है। मिनिमम डेली नीड्स क्या है? फूड है, क्लॉथिंग एंड शेल्टर, मतलब घर, उसको रहने के लिए जितने खर्च कर रहे हैं डेली, उस हिसाब से पॉवर्टी लाइन डिफाइन किया है। द ग्लोबल पॉवर्टी लाइन इज एडजस्टेड यूजिंग परचेजिंग पावर पैरिटी, है ना, PPP बताया था ना, परचेजिंग पावर पैरिटी PPP, टू अलाउ कंपेरिजन अक्रॉस कंट्रीज रिगार्डलेस ऑफ करेंसी वैल्यू। है ना, करेंसी वैल्यू उसमें नहीं दिया जाता। अमेरिकन करेंसी डॉलर को लिया गया है जब इंटरनेशनल, जब पॉवर्टी को डिफाइन किया जाता है। ठीक है, डॉलर ही लिया जाता है, अमेरिकन जो है। अब देखिए न्यू पॉवर्टी लाइन क्या हो गया है? लो इनकम कंट्रीज, जो हमारे लोग इनकम कंट्रीज आते हैं, श्रीलंका, पाकिस्तान, इंडिया, इस टाइप के, उसमें क्या कर दिया गया है? फ्रॉम $2.15 टू $3 पर डे, ये रिवाइज हुआ है। ठीक है, लोअर मिडिल इनकम कंट्रीज के लिए फ्रॉम $3.65 टू $4.20 पर डे किया गया है। अपर मिडिल कंट्री जो $6.85 टू $8.30 पर डे किया गया। ठीक है, पॉवर्टी इज मेजर्ड एज द परसेंटेज ऑफ पीपल लिविंग बिलो अ सर्टेन डेली एक्सपेंडिचर लेवल। है ना, जैसे में अभी जो नया रेट है $3 पर डे, है ना, $3 पर डे से जो कम खर्च कर पा रहा है, उसके पास है नहीं उतना, ठीक है, तो वो बिलो पॉवर्टी लाइन में आ रहा है इंटरनेशनल। ठीक है, अब इंडिया का डाटा देख लीजिए। शार्प ड्रॉप इन एक्सट्रीम पॉवर्टी अंडर द ओल्ड 2.15 लाइन, है ना, $2.15 लाइन, 2.4% ऑफ इंडियंस वर पुअर इन 2022। ठीक है, कितना था? 2.4% था। द न्यू $3 लाइन
इंक्रीजेज दिस टू 5.3%, है ना, बट इट इज स्टिल ए मेजर ड्रॉप फ्रॉम 16.2% इन 2011-12, है ना। 2011-12 में जो हुआ था सर्वे वर्ल्ड बैंक की तरफ से, उसमें इंडिया में 16.2% लोग पुअर थे, ठीक है, लेकिन बाद में 2.4% रह गए 22 में, लेकिन जब नया $3 आया तो अभी भी बढ़ गया, फिर 5.3% लोग हो गए, ठीक है। मॉडरेट पॉवर्टी स्टिल सिग्निफिकेंट, है ना, अंडर द $4.20 पर डे लाइन फॉर लोअर मिडिल इनकम कंट्रीज 23.9% of Indians were poor in 2022, showing that moderate poverty remains a concern, ठीक है। जैसे एक्सट्रीम पॉवर्टी तो 5.3% है, लेकिन जब मॉडरेट की बात किया जाए तो 23.9% ऑफ इंडियंस पुअर हैं, ठीक है। जब $4.20 पर डे एक्सपेंडिचर की बात आए तो अभी क्वेश्चन इन कंपैरिजन क्या है, डायरेक्ट comparison with older surveys like 2011-12 is not advisable due to different methodologies and inflation adjustment, ठीक है। 2011 से हम कंपैरिजन नहीं कर सकते हैं, क्यों? क्योंकि उस टाइम तो अलग महंगाई लेवल था, है ना, इन्फ्लेशन अलग था, लेकिन अभी तो ज़्यादा है, तो इसलिए 5.3% है, जो कि ड्रॉप है 2011-12 से, जो 16.2% था, लेकिन फिर भी उससे डायरेक्ट कंपेरिजन नहीं कर सकते, अभी भी गरीबी है, ठीक है। नेक्स्ट आ जाए, क्वेश्चन नंबर 2 क्या है, विच बैंक्स बिकेम फर्स्ट फॉरेन एंटिटी टू लिस्ट बॉन्ड ऑन NSE नेशनल स्टॉक एक्सचेंज, NSE इंटरनेशनल एक्सचेंज एट गिफ्ट सिटी। ये जो IX है इंटरनेशनल एक्सचेंज है, ठीक है, ये क्या है, IX है, ये 9 नहीं है, इंटरनेशनल एक्सचेंज एट गिफ्ट सिटी, जो गुजरात में गिफ्ट सिटी है, उसमें फर्स्ट फॉरेन बैंक कौन सा है जिसने अपना बॉन्ड लाया है, ठीक है, कौन सा है, मशरेक बैंक। मशरेक बैंक कौन सा बैंक है, UAE का फर्स्ट बैंक है जिसको गिफ्ट सिटी में इन प्रिंसिपल अप्रूवल मिला है अपना ब्रांच ओपन करने के लिए। लास्ट क्लास में हमने पढ़ा था जुलाई वाले में, ठीक है। स्टेट चार्टर्ड बैंक भी नहीं है, DSU नहीं है, DFCC बैंक है, ठीक है, DFCC बैंक है जिसने अपना एक बॉन्ड लाया है, कहाँ, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज इंटरनेशनल एक्सचेंज में, NSE के इंटरनेशनल एक्सचेंज वाले में, ठीक है। देखिए इसके बारे में डिटेल में पढ़िए। श्रीलंका DFCC बैंक है ना, DFCC बैंक कहाँ का है, श्रीलंका का है, ठीक है, ये भी पूछ सकता है। हैज बिकम द फर्स्ट फॉरेन कॉर्पोरेट इशूअर टू लिस्ट ग्रीन बॉन्ड्स ऑन द NSE इंटरनेशनल एक्सचेंज, NSE IX एट गिफ्ट सिटी, ठीक है, गिफ्ट सिटी के IFSC कोड से उसने बॉन्ड लॉन्च किया है, ठीक है। अगर हम उसके बॉन्ड परचेज करेंगे तो गिफ्ट सिटी के उसके ब्रांच में पैसे जाएंगे। द ग्रीन बॉन्ड्स वैल्यूड एट लंकन रुपीज, है ना, श्रीलंकन रुपीज 2.5 बिलियन आर श्रीलंका फर्स्ट कैपिटल ऑन फंडिंग सोलर एनर्जी प्रोजेक्ट। किस लिए बॉन्ड लॉन्च किया है, ग्रीन बॉन्ड, श्रीलंका का सोलर एनर्जी को फंड करेगा, ठीक है। दीज बॉन्ड्स अलाइन विद श्रीलंकाज गोल of generating 70% of its electricity from renewable sources by 2030 and are already listed on the Colombo exchange, ठीक है, कोलंबो एक्सचेंज में भी ये लिस्टेड है। ग्रीन बॉन्ड अभी गिफ्ट सिटी से भी कर रहा है, गुजरात से, ठीक है। अभी श्रीलंका का गोल क्या है भाई, 70% रिन्यूएबल एनर्जी इसको 2030 तक लेना है, ठीक है, 2030 तक करना है। इसी गोल को अप्रूव करने के लिए उनका जो बैंक है DFCC वो भी हेल्प कर रहा है, ठीक है। नेक्स्ट बढ़ जाए, नेक्स्ट में आइए, विच इंस्टीट्यूशन ड्राफ्टेड न्यू रूल्स फॉर गोल्ड लोन इन इंडिया। गोल्ड लोन इंडिया में नए तरीके से देना है ना, पुराना कोई गोल्ड लोन का फिक्स ड्राफ्ट नहीं है, तो अभी एक नया ड्राफ्ट बनाया है। किसने बनाया है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने, NSE ने, RBI स्टेट बैंक ऑफ इंडिया,
NCDEL MCX, इस किसने बनाया है? RBI ने। सी डिटेल में देख लीजिए। देखिए इस पिक्चर में देखिए, RBI proposes stricter guidelines for gold loan to strengthen risk management। ठीक है, पहले लोग क्या कर रहे हैं, गोल्ड लोन तो ले रहे हैं लेकिन NPA बढ़ जा रहा है, उसको चुका ही नहीं रहे हैं, तभी RBI ने थोड़ा रूल स्ट्रिक्ट किया है। क्या किया है? द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया रिलीज न्यू ड्राफ्ट रूल्स फॉर गोल्ड लोन्स टू एड्रेस राइजिंग डिफॉल्ट्स एंड स्टैंडर्डाइज lending practices. The norms come into effect only from January 1st 2026, है ना, जनवरी 2026 से आएगा, टू इंश्योर प्रॉपर इम्प्लीमेंटेशन, है ना। क्या क्या है इसमें? लोन्स ओनली अलाउड अगेंस्ट गोल्ड ज्वेलरी एंड बैंक इशूड क्वाइंस। ठीक है, गोल्ड ज्वेलरी और बैंक इशूड क्वाइंस पे मिलेगा, और कहीं से भी अगर गोल्ड ला रहे हैं तो उस पर लोन नहीं मिलेगा। प्राइमरी गोल्ड लाइक बार्स, ingots, bullion cannot be used as a collateral। ये collateral है, CO है। ठीक है, P की जगह O है। ठीक है, LTV रेशियो कैप्ड एट 75% गोल्ड असेस्ड वैल्यू। ठीक है, आपका जितने का गोल्ड है, ठीक है, जैसे 100 रुपीज़ का आप गोल्ड लेकर गए गोल्ड लोन के, तो आपको 100 रुपीज़ नहीं मिलेगा, सिर्फ 75 रुपीज़ ही लोन मिलेगा। ठीक है, अगर असेस्ड आपके गोल्ड 100 रुपीज़ हुआ तो 75 रुपीज़ ही मिल पाएगा, बाकी आप चुकाइए और अपना गोल्ड निकाल के ले जाइए। गोल्ड मस्ट बी असेस्ड बाय क्वालिफाइड पर्सनल विद बोरोअर प्रेजेंट। ठीक है, जो गोल्ड लोन लेने गया है वो प्रेजेंट होना चाहिए, और एक असेस्ड कौन करेगा? क्वालिफाइड पर्सनल होना चाहिए, है ना, जिसको गोल्ड के बारे में नॉलेज हो। वैल्यू मस्ट बी बेस्ड ऑन 22 कैरेट प्राइस एडजस्टेड इफ प्योरिटी इज लोअर। ठीक है, जैसे 18 कैरेट का गोल्ड है आपके पास, ठीक है, लोन के लिए ले गए, तो प्राइस कैसे एडजस्ट होगा? 22 कैरेट के प्राइस से ही एडजस्ट होगा, है ना, उसी से करेगा। चलो 22 कैरेट का इतना प्राइस है तो 18 का ऐसे एक रेशियो लगा के कर देगा। यूज द लोअर ऑफ 30 डे एवरेज और प्रीवियस डे गोल्ड प्राइस, है ना, जैसे आज लोन ले गए तो आज के प्राइस नहीं लगेगा, या तो यस्टरडे का लगेगा, है ना, टुडे का नहीं, यस्टरडे का लगेगा, या फिर 30 डेज के प्राइस को, लास्ट 30 डेज के प्राइस को एवरेज करके फिर उससे लगेगा आपका गोल्ड लोन का रेट। बोरोअर्स मस्ट डिक्लेयर ऑनरशिप और फर्निश्ड ओरिजिनल परचेज बिल। ठीक है, आपको फर्निश करना पड़ेगा कि गोल्ड जो है आपका ही है, ज्वेलरी आपका ही है, या फिर आपने जहाँ से खरीदा था उसका ओरिजिनल बिल दिखाइए। लोन्स कैनॉट बी ग्रांटेड ज्वेलरी विथ अनसर्टेन ऑनरशिप। ठीक है, अगर आपका ऑनरशिप आप प्रूफ नहीं कर पाए तो आपको नहीं मिलेगा लोन। मैक्सिमम 1 kg गोल्ड, है ना, कितने पे मिलेगा? मैक्सिमम 1 kg, उससे ज़्यादा नहीं लोन के लिए आप यूज़ कर सकते गोल्ड ज्वेलरी में। ठीक है, एंड 50 ग्राम क्वाइंस पर बोरोअर अलाउड एज कोलेट्रल। ठीक है, उससे ज़्यादा नहीं मिल पाएगा। नो कंकरेंट लोन्स ऑन द सेम कोलेट्रल फॉर बोथ कंजम्पशन एंड बिजनेस यूज। ठीक है, हमने लोन किस लिए लिया है वो बताना पड़ेगा, कंजम्पशन के लिए है ना, शादी वगैरह या किसी और चीज़ कुछ काम करने के लिए, या फिर आप बिजनेस करना चाह रहे हैं वो बताना है उधर। कंजम्पशन लोन्स मस्ट फॉलो स्ट्रिक्टर टेन्योर नॉर्म्स मैक्सिमम 12 मंथ्स। अगर कंजम्पशन के लिए लोन ले रहे हैं तो 12 महीने से ज़्यादा का लोन नहीं मिलेगा, 1 साल में आपको पूरा कर देना है। बिजनेस पर्पज लोन्स मस्ट बी इवेल्युएटेड बेस्ड ऑन कैश फ्लो नॉट कोलेट्रल वैल्यू। ठीक है, जो बिजनेस पर्पज आपका लोन है, आप गोल्ड तो चलिए 1 किलो दिए, लेकिन उस गोल्ड प्राइस से आपको नहीं मिलेगा लोन, आपका कैश फ्लो कितना है वो देखा जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट आइए, वाई डिड RBI प्रपोज दिस चेंजेज, है ना, ऐसा चेंज क्यों लाया है RBI ने? क्योंकि राइजिंग गोल्ड लोन NPA, गोल्ड लोन में NPA बहुत बढ़ रहा है। ठीक है, लोग गोल्ड लोन लेके तो जा रहे हैं, गोल्ड छुड़ाने ही नहीं आ रहे हैं, पैसा लेके निकल जा रहे हैं। तो कितना हो गया है गोल्ड लोन बैंक्स के पास? तो 2040 करोड़ का हो गया है NPA, एंड
NBFC नॉन बैंकिंग फाइनेंस कंपनी है, मुथूट फाइनेंस टाइप के कंपनीज है, वो उनके पास एनपीए कितना है 4784 करोड़ का एनपीए हो गया है। 2024 का एक डाटा है, ठीक है। इसलिए गोल्ड लोन को स्ट्रिक्टर बनाया है आरबीआई ने, जो 1 जनवरी 2026 से लागू आ जाएगा, इम्प्लीमेंट हो जाएगा। रेगुलेटरी गैप्स, लैक्स ऑफ यूनिफॉर्म स्टैंडर्ड इन वैल्यूएशन लेंडिंग एंड इंटरेस्ट, ठीक है। जैसे अभी तक तो कोई गोल्ड लोन का स्पेशल रेगुलेटरी है नहीं, ठीक है, तो सारी कंपनियां अपने अपने हिसाब से इंटरेस्ट ले रही है, ठीक है। इवैल्यूएशन भी ठीक से नहीं हो रहा है, कोई कुछ कर दे रहा है, कोई कुछ कर रहा है, बैंक्स अलग कर रहे हैं, एनबीएफसी अपने हिसाब से कर रहे हैं, ठीक है। तो इसके लिए एक स्टैंडर्ड रूल हो, इसलिए एक स्टैंडर्ड ड्राफ्ट किया है आरबीआई ने। मार्केट ग्रोथ प्रेशर ओवर 100% ईयर ऑफ ईयर ग्रोथ इन गोल्ड लोन पोर्टफोलियोज क्रिएटेड सिस्टमैटिक कंसर्न, ठीक है। गोल्ड में गोल्ड का प्राइस बढ़ रहा है तो गोल्ड लोन भी बढ़ रहा है, ठीक है। तो ईयर बाय ईयर कितना बढ़ गया है, 100% से ज़्यादा ग्रोथ हो रहा है गोल्ड लोन में, ठीक है। तो इसलिए जब इसकी मार्केट बढ़ रहा है तो उसके लिए एक रूल रेगुलेशन तो फिक्स्ड होना चाहिए, स्टैंडर्ड रूल रेगुलेशन हो जो सारे फॉलो करें, ठीक है। और बोरोवर का भी प्रोटेक्शन होगा इसमें, ठीक है, क्योंकि कोई कंपनी ज़्यादा आपसे लोन का इंटरेस्ट ले लेगा, कोई कुछ ले लेगा, इसलिए सबका एक रेगुलेशन होना चाहिए टू अवॉइड लॉस ऑफ हाउस होल्ड गोल्ड, है ना। आपका हाउस होल्ड आप लोन दे ही नहीं पाए, चुका ही नहीं पाए, तो आपका गोल्ड तो सारा चला गया। इमोशनली एंड जो इंडिया में है गोल्ड ज्वेलरी कैसा जुड़ा रहता है, इमोशनली एंड कल्चरली सिग्निफिकेंट है ना। हर कल्चर में हमारे यहाँ गोल्ड ज्वेलरी की जरूरत पड़ती है, लोग पहनते हैं, है ना। और इमोशनल भी जुड़ा रहता है लेडीज से खास करके, ठीक है। तो इसलिए नया गोल्ड लोन का ड्राफ्ट लाया है, ठीक है, आरबीआई ने, ठीक है। नेक्स्ट आइए, नेक्स्ट क्या है, विच ऑफ द टू पेमेंट कंपनीज रिसीव्ड इन प्रिंसिपल अप्रूवल टू ऑपरेट एज ए क्रॉस बॉर्डर पेमेंट एग्रीगेटर, है ना, पीए पेमेंट एग्रीगेटर। क्रॉस बॉर्डर पेमेंट जैसे फॉरेन से भी अगर कुछ कर रहे हैं हम, पेमेंट करना है हमें, ठीक है, तो इन जो पेमेंट एग्रीगेटर है जैसे पेटीएम वगैरह टाइप यहाँ हर दुकान पे लगे हैं ना, तो फॉरेन में भी अगर कुछ खरीदना वरीदना है, क्रॉस बॉर्डर भी, जैसे हम नेपाल से कुछ खरीद रहे हैं, ठीक है, तो उससे पेमेंट हो जाएगा, ठीक है। या कहीं और क्रॉस बॉर्डर अमेरिका वगैरह यूएसए कहीं से भी ऐसे पेमेंट हो जाएगा। कौन है वो दो कंपनी जिसको इन प्रिंसिपल अप्रूवल दिया है आरबीआई ने, पेपल एंड वर्ल्डलाइन, पेटीएम एंड गूगल पे, पेपल एंड फोन पे, वर्ल्डलाइन एंड फोन पे, नबी एंड क्रेड। देखिए इसमें कौन सा है कंपनी, पेपल एंड वर्ल्डलाइन, है ना, पेपल एंड वर्ल्डलाइन ये है, ठीक है। इसके बारे में डिटेल से पढ़ लीजिए। पेपल पेमेंट्स, पेपल है ना, द इंडियन सब्सिडरी ऑफ पेपल होल्डिंग्स है रिसीव्ड इन प्रिंसिपल अप्रूवल फ्रॉम द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया आरबीआई टू ऑपरेट एज ए क्रॉस बॉर्डर पेमेंट एग्रीगेटर, ठीक है, पेपल हो गया। दूसरा अनदर फिनटेक कंपनी वर्ल्डलाइन ई पेमेंट्स इंडिया, ये भी इंडिया का ही है ना, वर्ल्डलाइन ई पेमेंट्स इंडिया अनाउंस दैट आरबीआई हैज अप्रूव्ड इट्स लाइसेंस टू ऑपरेट एज ए क्रॉस बॉर्डर पीए, है ना, पेमेंट एग्रीगेटर अंडर द पेमेंट एंड सेटलमेंट सिस्टम्स एक्ट 2007। किस एक्ट के थ्रू किया है, पेमेंट एंड सेटलमेंट एक्ट 2007, ये याद रखिएगा, ठीक है। हम लोग बेसिक भी करेंगे करंट अफेयर के साथ साथ, जो करंट अफेयर न्यूज में रहता है उसी से रिलेटेड बेसिक भी पूछ देता है ना। दिस ऑथराइजेशन इनेबल्स द कंपनीज टू फैसिलिटेट क्रॉस बॉर्डर ऑनलाइन ट्रांजैक्शन फॉर द इम्पोर्ट एंड एक्सपोर्ट ऑफ गुड्स एंड सर्विस, ठीक है। कुछ गुड्स एंड सर्विसेज हमें इम्पोर्ट या एक्सपोर्ट करना है तो हमें इससे पेमेंट करने से हो जाएगा, ठीक है। इसको स्कैन करके पे कीजिए, खत्म। नेक्स्ट में आइए, विच इंश्योरेंस कंपनी लॉन्चेज स्टेट स्पेसिफिक हेल्थ इंश्योरेंस प्लान, है ना, स्टेट स्पेसिफिक हेल्थ इंश्योरेंस प्लान। जैसे किसी भी स्टेट में लीजिए, जैसे कोई अगर स्टेट है जो सी लेवल में है ना, सी के साइड में है, तो वहाँ ज़्यादा अलग तरह की बीमारियां हैं, उस हिसाब से हेल्थ इंश्योरेंस दे रहा है, ठीक है। जैसे एग्जांपल में एसबीआई लाइफ इंश्योरेंस कंपनी, एलआईसी, बजाज अलायंस, पीएनबी, मेट लाइफ, आईसीआईसी लाइफ इंश्योरेंस। तो कौन सा है कंपनी, वो
बजाज अलायंज स्टेट स्पेसिफिक हेल्थ इंश्योरेंस दे रहा है, ठीक है। क्या क्या है उसमें देखिए डिटेल में। बजाज अलायंज जनरल इंश्योरेंस है लॉन्च्ड ए हेल्थ इंश्योरेंस प्रोडक्ट टेलर्ड टू ईच इंडियंस स्टेट एंड यूनियन टेरेटरी, ठीक है। स्टेट वाइज एंड यूनियन टेरेटरी वाइज उसकी हेल्थ इश्यूज क्या है उस हिसाब से हेल्थ इंश्योरेंस लेकर आया है। कॉल्ड द स्टेट वाइज हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी, ठीक है। क्या बोलते हैं उसको, स्टेट वाइज हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी। देयर प्लान्स आर बेस्ड ऑन फैक्टर्स लाइक लोकल ट्रीटमेंट कॉस्ट्स एंड लोकल ट्रीटमेंट कॉस्ट कैसे है, जैसे नॉर्थ ईस्ट वगैरह में ज़्यादा है। एबिलिटी ऑफ हेल्थ केयर इंफ्रास्ट्रक्चर है ना, एंड कॉमन मेडिकल कंडीशन इन ईच रीजन, ठीक है। क्या क्या मेडिकल कंडीशन है ईच रीजन में, है ना, स्टेट में। इस हिसाब से स्टेट वाइज हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी लाया है बजाज अलायंज ने। द प्रोडक्ट इज करेंटली अवेलेबल अक्रॉस 25 स्टेट एंड 5 यूनियन टेरिटरीज। कहाँ है, 25 स्टेट में, 5 यूनियन टेरिटरीज में आ गया है। ईच वर्सन कैरी ए रीजनल नेम, फॉर एग्जाम्पल जैसे आपके लिए इन हिंदी स्पीकिंग एरिया है ना, हिंदी स्पीकिंग एरिया है, तो अगर किसी ने बोला कि आपके लिए हेल्थ इंश्योरेंस ऐसे, तो उसको साउथ वाले में कैसे बोलेगा, मी कोशम इन आंध्र प्रदेश है तेलंगाना में, इस हिसाब से लाया है। जैसे कोई बंगाल का है तो बंगाली है ना, बंगाली में बोलेगा यहाँ पे, ठीक है। तो बजाज अलायंज स्टेट वाइज हेल्थ इंश्योरेंस लेके आया, ठीक है। नेक्स्ट में आ जाए, नेक्स्ट क्या है, आरबीआई हैज रिड्यूस्ड प्राइवेट सेक्टर लेंडिंग टारगेट फॉर विच ऑफ द फॉलोइंग इंस्टीट्यूशंस, ठीक है। पब्लिक सेक्टर बैंक्स के लिए, एनबीएफसी के लिए, स्मॉल फाइनेंस बैंक्स, प्राइवेट सेक्टर बैंक्स, गोल्ड लोन कंपनीज। तो क्या है ये, स्मॉल फाइनेंस बैंक्स हैं, सी, ठीक है। स्मॉल फाइनेंस बैंक्स के लिए क्या क्या है आरबीआई ने, उनका प्रायोरिटी सेक्टर लेंडिंग, जो स्मॉल फाइनेंस बैंक्स बना ही किस चीज़ के लिए था, रूरल एरिया में बैंकिंग करके, जहाँ तक बैंक नहीं पहुँचा है ना, उस एरिया में बैंकिंग का काम करेंगे, उस एरिया में उनका ब्रांचेज होगा, ठीक है। जिन लोगों तक बैंक नहीं पहुँचा है वहाँ स्मॉल फाइनेंस बैंक पहुँचाया जा रहा है, पहुँचना है उसको। तो उसका क्या था पहले कि 75% प्राइवेट सेक्टर लेंडिंग को लोन देना था, अभी इसको कम कर दिया है ना आरबीआई ने, कितना कर दिया है, 60% कर दिया है, ठीक है। अभी 60% हो गया है। देखिए इसके बारे में डिटेल्स है। द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया है रिड्यूस द प्राइवेट सेक्टर लेंडिंग, है ना। प्राइवेट सेक्टर लेंडिंग क्या है, वैसे सेक्टर जो कमोडिटीज है या फिर कुछ ऐसे सेक्टर है जो फूड रिलेटेड से काम कर रहे हैं, ठीक है। तो प्राइवेट सेक्टर लेंडिंग में, प्राइवेट सेक्टर में आते हैं, तो उनको टारगेट फॉर स्मॉल फाइनेंस बैंक्स एसबीएफसी फ्रॉम 75% to 60% टू इन्हांस लेंडिंग फ्लेक्सिबिलिटी एंड प्रॉफिटेबिलिटी, ठीक है। लेंडिंग फ्लेक्सिबिलिटी और प्रॉफिटेबिलिटी, जैसे स्मॉल फाइनेंस बैंक है उसको भी तो प्रॉफिट होना चाहिए। अब उसको बोला कि 70% 75% देना है प्राइवेट सेक्टर को, लेकिन वो दे कैसे, उस क्वालिटी का प्राइवेट सेक्टर आना भी तो चाहिए जो उनको लोन रिफंड करेगा, है ना, लोन की ईएमआई भर सके, प्रॉपर डॉक्यूमेंटेशन हो, कैश फ्लो हो। अगर ये चीज़ ना हो तो फिर उनका एनपीए बढ़ जा रहा है, ठीक है। इसलिए 75 से 60 किया है कि तुम अपने पास पैसे भी रखो, प्राइवेट सेक्टर को 60% ही दो, ठीक है। आरबीआई रिवाइज पीएसएल नॉर्म्स एम टू ईश, एम है ना, aim to ease lending restrictions for small finance banks, allowing them to diversify and improve asset quality, है ना। asset quality तभी तो बढ़ेगा जब उसके पैसे रिटर्न आ जाएंगे, जहाँ लोन दिया है उसको आ जाएगा। ओल्ड पीएसएल क्राइटेरिया, है ना, ओल्ड प्राइवेट सेक्टर लेंडिंग का क्या क्राइटेरिया था, स्मॉल फाइनेंस बैंक्स वर मैंडेटेड टू एलोकेट 25% देयर एडजस्टेड नेट बैंड क्रेडिट, है ना, ANBC एडजस्टेड नेट बैंड क्रेडिट, एडजस्टेड नेट बैंड क्रेडिट, ठीक है, टू प्राइवेट सेक्टर लेंडिंग विच लेड टू
चैलेंजेस इन सोर्सिंग क्वालिटी बोरोवर एंड लोअर मार्जिन, समझ रहे हैं, यही मैं बोला था ना, क्वालिटी अगर बोरोवर आएंगे नहीं, ठीक है, लोन लेंगे और पैसा नहीं लौटाएंगे तो फिर उनके पास कैश फ्लो ही नहीं है, तो इसलिए उसको कम किया है। न्यू PSL क्राइटेरिया क्या है, ओवरऑल PSL टारगेट रिड्यूस 75% टू 60%, ठीक है। द एडिशनल PSL ठीक है, द एडिशनल PSL कंपोनेंट रिड्यूस्ड फ्रॉम 35% टू 20%, ठीक है। एडिशनल कंपोनेंट भी है वो 35 से 20% की कर दिए गए प्रति सेक्टर लैंडिंग का। स्मॉल फाइनेंस SFB स्टिल रिक्वायर्ड टू मेंटेन 40% NBC, फिर भी 40% इनको मेंटेन करना है टुवर्ड्स स्पेसिफिक PSL सब सेक्टर्स, ठीक है। जो स्पेसिफिक PSL सब सेक्टर्स हैं उसके लिए अभी भी 40% उनको एडजस्टेड नेट बैंड क्रेडिट NBC मेंटेन करना है, ठीक है। अबाउट स्मॉल फाइनेंस बैंक, अब थोड़ा सा हम बेसिक में चला जाए। स्मॉल फाइनेंस बैंक कब बना, किसके, स्मॉल फाइनेंस बैंक्स आर डिफरेंशिएटेड बैंक्स, है ना, प्रोवाइडिंग बैंकिंग सर्विसेज टू अनडिजर्व्ड एंड अनबैंक्ड सेगमेंट्स ऑफ द पॉपुलेशन, ठीक है। कहाँ काम करता है, जहाँ अभी तक बैंक नहीं गया है, अनबैंक्ड, ठीक है, अनबैंक्ड सेगमेंट ऑफ द पॉपुलेशन, वैसे भी लोग हैं जहाँ अभी तक बैंक नहीं गया, तो वहाँ स्मॉल फाइनेंस बैंक्स को पहुँचाया गया था, ठीक है। किसके कमिटी के रिकमेंडेशन बना है, इस्टेब्लिश इन कंसेप्ट इंट्रोड्यूस्ड बाय RBI बेस्ड ऑन नचिकेत मोर कमिटी, है ना, ये याद रखिएगा, 2013 नचिकेत मोर कमिटी 2013 के रिकमेंडेशंस में बने हैं। लाइसेंस किस हिसाब से मिला है, अंडर बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट 1949, है ना, बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट 1949 के रेगुलेशन से बना है, ठीक है। नचिकेत मोर कमिटी के रिकमेंडेशंस कब मिला था, 2013 में, उस हिसाब से बनाया गया, ठीक है। नेक्स्ट आइए, विच इंस्टीट्यूशन अप्रूव्ड रीलॉन्च ऑफ स्प्री 2025, है ना, स्प्री के लॉन्च के लिए किस इंस्टीट्यूशन ने अप्रूव किया है, NSE नेशनल स्टॉक एक्सचेंज, IRDAI, इंश्योरेंस का है ESIC, BSE एंड SEBI, ESIC ने किया है, ठीक है। किसने किया है, ESIC ने, ठीक है। अब स्प्री क्या है, स्प्री है स्कीम टू प्रमोट रजिस्ट्रेशन ऑफ एम्प्लॉयज, ठीक है। क्या है, स्कीम टू प्रमोट रजिस्ट्रेशन ऑफ एम्प्लॉयज, जो एम्प्लॉयर हैं, जो लोगों को जॉब देते हैं और जिनको जॉब मिलता है, सबको रजिस्टर करना है, किस लिए उनको इंश्योरेंस मिलना चाहिए भाई, इसलिए, ठीक है। ESIC क्या है, एम्प्लॉयर्स स्टेट इंश्योरेंस कॉरपोरेशन, है, एम्प्लॉयर्स स्टेट इंश्योरेंस कॉरपोरेशन, इसको डिटेल में देखिए। द एम्प्लॉयज स्टेट इंश्योरेंस कॉरपोरेशन, है ना, ESIC अप्रूव्ड दियर रीलॉन्च ऑफ स्प्री, है ना। स्प्री क्या है, स्कीम टू प्रमोट रजिस्ट्रेशन ऑफ एम्प्लॉयज, है ना, फ्रॉम 1 जुलाई टू दिसंबर 31, 2025। कब से कब तक के लिए किया है भाई, फिर से एक बार ओपन किया है रजिस्ट्रेशन स्प्री स्कीम के तहत, कब से, 1 जुलाई 2025 से 31 दिसंबर 2025 तक, ठीक है, जुलाई 1 से दिसंबर 31 तक। द स्कीम टू प्रमोट रजिस्ट्रेशन ऑफ एम्प्लॉयज वाज ओरिजिनली इंट्रोड्यूस्ड इन 2016। ओरिजिनल स्कीम कब का है, 2016 का। अभी ओपन कब से कब तक किया है, 1 जुलाई से 31 दिसंबर तक। ऑब्जेक्टिव क्या है इसका, ऑब्जेक्टिव ऑफ एक्सपेंडिंग ESI, है ना, कवरेज अक्रॉस द कंट्री। ESI क्या है, एम्प्लॉयर्स स्टेट इंश्योरेंस, ठीक है, एम्प्लॉयर्स या एम्प्लॉयज स्टेट इंश्योरेंस, दोनों को इंश्योरेंस देना है भाई। द रिन्यूड स्प्री विल बी ओपन फ्रॉम 1 जुलाई 31 टू दिसंबर
31st December 2025 ऑफरिंग ए वन टाइम अपॉर्चुनिटी फॉर अनरजिस्टर्ड एम्प्लॉयर्स है ना, जो अनरजिस्टर्ड एम्प्लॉयर्स है एंड लेफ्ट आउट वर्कर जो पहले थे लेकिन लेफ्ट आउट हो गए, इंक्लूडिंग कॉन्ट्रेक्चुअल एंड टेम्प्रोरी स्टाफ, जो भी कॉन्ट्रैक्ट पे रखा है या टेम्प्रोरी स्टाफ है, टू एनरोल अंडर द ESI एक्ट है ना, एम्प्लॉयर स्टेट इंश्योरेंस एक्ट के तहत इनरोल करना है सबको। अंडर द स्कीम एम्प्लॉयर्स रजिस्टरिंग ड्यूरिंग दिस पीरियड विल बी ट्रीटेड एज कवर्ड फ्रॉम द डेट ऑफ रजिस्ट्रेशन है ना, जब रजिस्टर करेगा उस डेट से रजिस्टर हो जाएगा है ना, उस डेट से वो कवर हो जाएगा। ठीक है, एज डिक्लेयर्ड बाय देम, ठीक है, जब रजिस्टर्स हुआ और जब डिक्लेयर किया। ठीक है, वाइल न्यूली रजिस्टर्ड एम्प्लॉयज विल बी कवर्ड फ्रॉम देयर रिस्पेक्टिव डेट ऑफ रजिस्ट्रेशन। ठीक है, जो पुराने रजिस्टर थे लेकिन बाद में वो क्या हो गए, लेफ्ट आउट हो गए, छोड़ दिए, वो फिर से रजिस्टर कर सकते हैं, और जब से डिक्लेयर करेंगे जब से कवर होंगे, और नए जो एम्प्लॉयर्स हैं एम्प्लॉयज हैं जब से रजिस्टर होंगे तभी से कवर होंगे। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही, एक बार हम क्विक रिवीजन कर लेते हैं। ठीक है, क्या क्या पढ़ा हमने आज। फर्स्ट में क्या पढ़ा हमने, वर्ल्ड बैंक ने क्या किया, पॉवर्टी लाइन को रिवाइज कर दिया है। ठीक है, पॉवर्टी लाइन को रिवाइज कितने से किया है, पर डे स्पेंडिंग PPP जो है पॉवर्टी लाइन कितने से कितना हो गया, किसने रिवाइज किया, वर्ल्ड बैंक ने, कितना से कितना, $2.15 पर डे स्पेंडिंग से $3 कर दिया है ना पर डे। ठीक है, पर डे स्पेंडिंग। ठीक है, किस किस के लिए स्पेंडिंग है, मिनिमम डेली स्पेंडिंग फॉर डेली नीड्स, क्या क्या है डेली नीड्स, फूड क्लॉथिंग एंड शेल्टर। ठीक है, PPP क्या है, परचेजिंग पावर पैरिटी। ठीक है, अभी बताइए कितना है पॉवर्टी, अगर 2.5 से $3 कर दिया पर डे स्पेंडिंग का, तो 125 मिलियन लोग पॉवर्टी लाइन में आ गए। ठीक है, बिलो पॉवर्टी लाइन 125 मिलियन है ना, इतने से इंक्रीज हो गया है, 125 मिलियन इंक्रीज हो गया है। ठीक है, ये हो गया। दूसरा हमने क्या किया था, दूसरा हमने पढ़ा एक बैंक है, कौन सा बैंक है, DFCC, कहाँ का बैंक है, श्रीलंका का है ना, इसने क्या किया है, ग्रीन बॉन्ड लॉन्च किया है। ठीक है, ग्रीन बॉन्ड लॉन्च किया है, कहाँ से, किस IFSC से, तो गिफ्ट सिटी है ना, गिफ्ट सिटी का फुल फॉर्म लास्ट क्लास में मैंने बताया था, गुजरात इंटरनेशनल फाइनेंशियल टेक है ना, फाइनेंसिंग टेक सिटी जो है वहाँ से लॉन्च किया है, किस लिए, रिन्यूएबल एनर्जी के लिए, मेनली सोलर एनर्जी। कहाँ का बैंक है, श्रीलंका का, उसका टारगेट क्या है श्रीलंका का, 70% एनर्जी रिन्यूएबल एनर्जी से करेगा, कब तक, 2030 तक, ये है उसका टारगेट। ठीक है, ये हो गया दो, हमने ये पढ़ लिया, पॉवर्टी लाइन का रिवीजन और DFCC। और थर्ड में हम क्या पढ़े थे, RBI ने क्या किया है, न्यू एक रूल ड्राफ्ट किया है, किस लिए, गोल्ड लोन्स के लिए। ठीक है, गोल्ड लोन रूल्स। ठीक है, गोल्ड लोन के लिए नया रूल्स ड्राफ्ट किया जो 1 जनवरी 2026 से लागू होगा, 2026 है ना, 2026 से लागू होगा। उसमें क्या है, 75% आपका गोल्ड वैल्यू का लोन मिलेगा। ठीक है, मैक्सिमम 1 kg ज्वेलरी या 50 ग्राम गोल्ड कॉइन्स ला सकते हैं लोन के लिए। ठीक है,
उसमें क्या क्या देना पड़ेगा आपको, उसमें आपको प्रूफ देना पड़ेगा, है ना, गोल्ड का प्रूफ कि आपका है, या ओरिजिनल बिल दीजिए या फिर कुछ प्रूफ दीजिए कि आप इसके मालिक हैं, आपका ही गोल्ड ज्वेलरी है, तो आप इसके लिए लोन ले सकते हैं। ठीक है, ऑनरशिप डिक्लेयर करना पड़ेगा आपको। ठीक है, ठीक है, इतना हो गया। उसमें प्राइस कैसे लगेगा, प्रीवियस डे का प्राइस लगेगा गोल्ड का 22 कैरेट का प्राइस से। अगर आपके ज्वेलरी कम कैरेट का है तो उसी हिसाब से प्राइस को एडजस्ट किया जाएगा। ठीक है, अब ऐसा क्यों किया भाई, एनपीए बढ़ गया है बहुत ज़्यादा। कितना बढ़ गया है, 2040 करोड़ रुपीज बैंक्स का एनपीए हो गया है, और एनबीएफसी क्या है, नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनीज, जिसका 4784 करोड़ बढ़ गया। ठीक है, एनबीएफसी का, है ना। एनबीएफसी कौन कौन से हैं, मुथूट फाइनेंस वगैरह है ना, ये लोग एनबीएफसी हैं, बैंक नहीं है, फिर भी गोल्ड लोन देते हैं, तो इनका एनपीए ऐसे बढ़ गया है। ठीक है, तो इस एनपीए को इम्प्रूव करने के लिए, सुधार करने के लिए कि एनपीए ना हो, ऐसे पर्सन को लोन मिले जो वो रिटर्न कर सके। ठीक है, किसी को भी नहीं दे देना है। ये हो गया। अब नंबर 4 में हमने क्या पढ़ा था, दो कंपनी है जिसको क्रॉस बॉर्डर पेमेंट एग्रीगेटर का इन प्रिंसिपल अप्रूवल मिला है, किससे, आरबीआई से। कौन कौन सा है कंपनी, पेपल है और एक वर्ल्डलाइन ई पेमेंट्स इंडिया। वर्ल्डलाइन ई पेमेंट्स इंडिया, बस इतना ही याद रखना है। ठीक है, नंबर 5 में क्या पढ़े थे, एक कंपनी है जिसने स्टेट स्पेसिफिक इंश्योरेंस हेल्थ इंश्योरेंस प्लान लेके आया है। कौन है कंपनी हो, बजाज अलायंस। ठीक है, क्या लेके आया है, स्टेट स्पेसिफिक हेल्थ इंश्योरेंस प्लान। ठीक है, और क्या पढ़े हमने, नंबर 6 में क्या पढ़ा, स्मॉल फाइनेंस बैंक्स के लिए प्रायोरिटी सेक्टर जो लेंडिंग था उसको 75% से घटाकर 60% कर दिया गया है। ठीक है, और एनबीसी क्या मेंटेन करना है, उसको 40% फिर भी मेंटेन करना है। ठीक है, ये पढ़ लिया हमने। अब बताइए स्मॉल फाइनेंस बैंक्स कैसे बना, किसके रिकमेंडेशन से, तो नचिकेत मोर कमेटी के रिकमेंडेशंस कब आया था, 2013 में। किस एक्ट से बना, बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट 1949। ठीक है, ठीक है। अब लास्ट हमने क्या पढ़ा, लास्ट हमारे साथ है विच इंस्टीट्यूशन अप्रूव्ड रीलॉन्च ऑफ स्प्री। स्प्री क्या है, स्टेट इंश्योरेंस कॉरपोरेशन, है ना, ESIC, एम्प्लॉइज स्टेट इंश्योरेंस कॉरपोरेशन अप्रूव्ड रीलॉन्च ऑफ स्प्री। ठीक है, स्प्री क्या है, द स्कीम टू प्रमोट रजिस्ट्रेशन ऑफ एम्प्लॉयज। ठीक है, ये कब से कब तक विंडो ओपन है, 1 जुलाई से 31 दिसंबर 2025 तक। ठीक है, इनिशियली कब आया था, 2016 में आया था इनिशियली। ठीक है, 2016 में आया था। तो ये हो गया आज का हमारा। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ डू लाइक, डू शेयर एंड डू सब्सक्राइब, डोंट फॉरगेट टू लाइक। ठीक है, थैंक्स। तो मेंस का प्रिपरेशन हम कंटिन्यू रखेंगे, मॉक डेली लगाना है। ठीक है, हमारा क्या क्या चल रहा है देखिए, हमने पढ़ लिया है जून का, अभी मई का
अप्रैल का, अप्रैल मई जून जुलाई अगस्त सितंबर, अप्रैल से हो जाएगा NFI 6 मंथ हो जाएगा हमारा। तो अप्रैल से शुरू करेंगे सितंबर तक, ठीक है, आगे बढ़ेंगे अक्टूबर तक भी बढ़ेंगे, ठीक है। ये हो गया हमारा बैंकिंग फाइनेंशियल अवेयरनेस, साथ ही साथ CA भी करेंगे, है ना, करंट अफेयर्स भी, और हमारा क्वांट का चल रहा है, रीजनिंग भी चल रहा है। ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा मेंस का। अभी क्या है, एक और नया चीज RRB के लिए लॉन्च हो रहा है, ठीक है, प्री के लिए, ठीक है। तो ये भी हमारा चलता रहेगा, ठीक है। इसमें क्या, क्वांट एंड रीजनिंग, इसका 2 ही है सिलेबस में, क्वांट रीजनिंग 80 मार्क्स का आएगा, ठीक है। इसमें 70 प्लस करके आना है, अगर प्री में चाहिए तो प्री में अगर हमें क्लियर करना है तो प्री को, ठीक है। बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक्स फॉर ज्वाइनिंग, प्लीज डू लाइक, डू शेयर एंड सब्सक्राइब।